और ये अपने साथ लेता है वर्ब वन, यानी कि देखिए लव। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है, लेकिन अपने साथ हमेशा कैसा वर्ब लेता है? प्लूरल लेता है। और ये सिंगुलर ही है, लेकिन अपने साथ क्या करता है? कभी सिंगुलर लेता है, कभी प्लूरल लेता है। तो इसका जो डेफिनेशन तैयार होगा वो कैसा होगा? दोस्तों मुझे लगता है कि इसका नाम ही काफी है। इसका नाम कह रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि कोई कार्य वर्तमान में जारी है। यानी मैं नाम को समझ करके उसके डेफिनेशन को तैयार कर लिया। दोस्तों चीजों को जब आप समझना शुरू कर देते हैं तो उसे पढ़ना और याद रखना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब आप क्रिया की अंत की पहचान कर इसे पढ़ेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं सीख पाएंगे, पर मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ इसके नाम के हिसाब से इसके डेफिनेशन को समझना है और इसके टाइमलाइन को देखना है कि आखिर इसमें इसका टाइम कैसा होता है और ये किस टाइम के किस पॉइंट पर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है? हमेशा 0 होता है। और जब आप राइट हैंड में चलते हो तो आपको पॉजिटिव मिलता है, और जब आप लेफ्ट हैंड में आते हो तो आपको क्या मिलता है? नेगेटिव मिलता है। तो आप क्या करो कि जो आपका नेगेटिव है वो पास्ट मान लो, और जो पॉजिटिव है उसे आप प्रेजेंट मान लो। और ये जो पॉइंट है इसे रात के 12 बजे मानो। रात के 12 बजे आपको एक नया दिन मिला था, जिसे आप क्या कहते हैं? टुडे, यानी आज। आज आपको रात को 12 बजे मिला था। रात के 12 बजे से पहले जितना भी वक्त है, या तो कल, या तो परसों, या तो 2 हफ्ता पहले, या तो 10 साल पहले, या तो 20 साल पहले, या तो हजारों साल पहले, ये सारा का सारा क्या है? पास्ट है। और यहां से जब आप चलना शुरू करते हो, आज आपको 12 बजे रात को मिला, एक नया दिन मिला, एक नई तारीख मिला, तो यहां से जब आप चलना शुरू करते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सुबह को 6 बजा, आप जग गए। सुबह को 7 हुआ, और मान लो कि अभी 8 बज रहा है यहाँ, और आप यहाँ कहीं अभी हैं, मेरे सामने 8 बजे आप हैं। ये अभी आपका नाउ है। मान लो कि ये पॉइंट आपका प्रेजेंट है, यानी नाउ मतलब कि अभी है। यहाँ आपकी एग्जिस्टेंस है, यहाँ पर आपकी मौजूदगी है, आप यहाँ मौजूद हो, आपका अस्तित्व इसी पॉइंट पर है। तो अब समझने की बात शुरू होती है कि जब आप नाउ वाले पॉइंट पे, मतलब कि अभी किसी कार्य को समय के साथ साथ कर रहे हो, समय के साथ साथ कर रहे हो, बस कर रहे हो, नहीं मालूम कि आप कब तक करोगे, बस ये हो रहा है, समय के साथ साथ चल रहा है, कभी भी रुक सकता है। जैसे कि आप इसे ये कह सकते हैं कि कोई कार्य अभी हो रहा है, कोई कार्य अभी हो रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे जब कोई कार्य अभी हो रहा है, ना कि आप ये देखेंगे कि जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बल्कि उसके बदले में आप ये देखेंगे कि कोई कार्य अभी हो रहा है, मतलब कि कार्य का अभी होना जरूरी है समय के साथ साथ। आइए हम इसे कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं। जब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये काम अभी हो रहा है, कि आप अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है जरा बताना? सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया यू। और काम, इसमें काम कौन सा हो रहा है? सीखना। और ऑब्जेक्ट कौन सा है? अंग्रेजी। कैसे पता चला कि अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है? क्योंकि काम किस पर हो रहा है? अंग्रेजी पर। सीख क्या रहे हैं? अंग्रेजी। अच्छा जी, चलिए हम लोग इसे बनाने की कोशिश करते हैं।
अभी, नाउ, अंग्रेजी इंग्लिश, सीखना लर्निंग, और है का इंग्लिश आर, यू के हिसाब से। तो क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस क्यों गलत हो गया? क्योंकि सेंटेंस का अरेंजमेंट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप अरेंजमेंट किस हिसाब से कर रहे थे? हिंदी के हिसाब से। तो जब आप सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू हिंदी क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है साहब? गलत हो जाता है। तो आप इसको किसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे? स्ट्रक्चर, इंग्लिश स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो आइए, इंग्लिश स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या डिमांड कर रहा है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? यू। उसके बाद फिर क्या है? इज एम आर। तो यू के साथ क्या हो जाएगा? आर। उसके बाद फिर क्या मांग रहा है? वर्ब फॉर। तो इसमें वर्ब अभी है कि अंग्रेजी है या सीखना है? सीखना। तो सीखना का वर्ब फॉर क्या हो जाएगा? लर्निंग। अब इसके बाद आप वर्ब के ठीक बाद क्या देंगे? ऑब्जेक्ट देंगे। तो ऑब्जेक्ट जो देंगे वो क्या है? ऑब्जेक्ट इंग्लिश। अब आपका कौन क्या बच जाता है? नाउ, मतलब अभी। तो यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ। इसी तरीके से आप एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। कि मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। इसे जब आप देखेंगे कि मैं खड़ा हूं, तो जरा देखिए तो क्या इसके अंत में रहा है? रही है, रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहा था आप रहा रही के आधार पर सीख तो जाएंगे, पर मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां देखिए, यहां से आपका कंफ्यूजन शुरू होता है कि इस क्रिया के अंत में ना तो रहा है, ना तो रही है, ना तो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। 100% आप ये कह सकते हैं, क्योंकि मैं खड़ा हूं। ये टाइमलाइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, मैं खड़ा हूं मतलब ये कि नाव वाले पॉइंट पे, मतलब कि अभी मैं खड़ा हूं, और खड़ा होने का काम समय के साथ साथ चलता जा रहा है। आप देख सकते हो कि मैं अभी भी खड़ा हूं। तो मैं खड़ा हूं, ये कौन से टेंस पर आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मुझे क्रिया के अंत की पहचान कर सेंटेंस को नहीं देखना साहब। मैं आपको कंफ्यूज करूं? नहीं नहीं, ये हमसे नहीं होगा। देखो, मैं खड़ा हूं, क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या लगेगा? एम। उसके बाद खड़ा होने का स्टैंडिंग या स्टैंडिंग? हाँ जी, ये इंग नहीं करना है, ठीक है? जी को साइलेंट रखना है। हम स्टैंडिंग। इसी तरीके से अगर एक दूसरी एग्जांपल ली जाए कि मेरी माँ सोई हुई है, मेरी माँ सोई हुई है। तो यहां जो आप क्रिया के अंत को देखेंगे, तो क्रिया के अंत में क्या आ रहा है? या, ई, ए। और जैसे आप या, ई, ए को देखें, फिर से आप कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए आप इसके टाइमलाइन को देखिए, इसके डेफिनेशन को समझिए कि मेरी माँ सोई हुई है। क्या मेरी माँ अभी भी बिस्तर पर है? सोने का काम वो अभी भी कर रही है। अगर कोई काम अभी हो रहा है, यानी कोई काम कंटिन्यू है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग? सब्जेक्ट। तो बताइए तो क्या हो जाएगा? माई मदर। माँ कितनी है? तो क्या लग जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो क्या होगा? इज। उसके बाद सोई हुई है का इंग्लिश क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। अब आइए, आप एक आखिरी एग्जाम्पल देखिए, एक आखिरी एग्जाम्पल। अगर इसे ऐसे लिखा जाए, अगर ऐसे लिखा जाए कि आप सीख रहे हैं अंग्रेजी, आप सीख रहे हैं अंग्रेजी अभी, और हम लोग इसे सेंटेंस के पीछे तरफ से बना करके आए। सेंटेंस के पीछे तरफ से, यानी जो अंग्रेजी को बनाने का बहुत ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक लाया गया, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा शॉर्टकट बनाया गया, और पीछे तरफ से बनाने की एक विधि लाई गई कि आप किसी भी सेंटेंस को पीछे तरफ से बनाते हुए और वो बन जाएगा।
जिसको लॉक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसको बनाओ तो क्या होगा, यू नाउ इंग्लिश आर सीख रहे हैं का लर्निंग। और यही से आपका लॉक सिस्टम यानी पीछे से बनाने वाला लॉक सिस्टम ये गलत हो जाता है। तो यहां से आपको यह पता चला कि आपको कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं लेना है, आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, आपको कंसेप्ट को समझना है, बल्कि मतलब को समझने की कोशिश करो। यहां कह रहा है कि आप सीख रहे हैं अंग्रेजी अभी, या आप अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, अभी आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं। आप किसी भी तरह इसे बोलो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ इतनी सी है, अगर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे सब्जेक्ट पहले चाहिए यानी यू चाहिए, उसके बाद फिर मुझे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद मुझे क्या चाहिए, वर्ब को। तो वर्ब को यानी सीखना काम है या अंग्रेजी काम है, सीखना काम है। तो क्या करोगे, लर्निंग, यू आर लर्निंग। क्या सीख रहे हो, इंग्लिश। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ना। अफर्मेटिव को नेगेटिव करना, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव करना, और फिर इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव। इसे हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, इसे भी बनाने का एक सिंपल सा ट्रिक है। उस ट्रिक को अगर आप ध्यान दें तो बहुत इजीली बन जाएगा ये। जैसे कि कोई सेंटेंस है, उसमें है यू आर और फिर यहां है लर्निंग, यू आर लर्निंग, बस इतना ही सेंटेंस। अगर मैं इसे नेगेटिव बनाऊं तो किस तरीके से बनाऊंगा, सबसे पहली बात हम यहां नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो नॉट कहां लगाएं, आर से पहले लगा दे, आर के बाद लगाए, या इंग्लिश के बाद लगाए। नॉट हमेशा किसके बाद लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब को 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट कहा जाता है, यानी नॉट का 24 दोस्त। हेल्पिंग वर्ब्स होते कितने हैं, 24। तो इसीलिए इसे कहा जाता है 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। इसे टेंस मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना टेंस का बनना बिल्कुल असंभव होता है। इसे हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वर्ब को क्या करता है, हेल्प करता है। तो आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, तब ये क्या हो जाएगा, यू आर नॉट लर्निंग, आप नहीं सीख रहे। जब आप इसे इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों फॉर्मूला रटने से बेहतर है कि आप इसके फॉर्मुलेशन को समझिए कि ये बनता कैसे है। हम लोग फॉर्मूला को रटते हैं, सबका अलग अलग फॉर्मूला रटते हैं। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, जो आप मैथमेटिक्स में ना जाने कितने साल से करते हुए आ रहे हैं, सिर्फ वो काम कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आर यू। अब आप सोच रहे होंगे नॉट लगा दूं मैं, नॉट नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे एक बार पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव नेगेटिव, अब फिर क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो आर यू लर्निंग, जरा बोलकर बताना आगे क्या होगा, आर यू, अरे बहुत अच्छे इंसान है आप लोग, आर यू नॉट लर्निंग। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे WH बनाना हो तो कैसे करूं, यानी जो मैं इंट्रोगेटिव बनाया हूं उसमें क्या करना होगा, सिर्फ WH को जोड़ देना होगा। जैसे कि मुझे जोड़ना है वाई, तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू लर्निंग। इसी तरीके से मैं इसमें भी अगर जोड़ दूं WH वाई, तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट लर्निंग।